प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे बच्चों कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं और इसे हम लोग कैसे तैयार करते हैं। साथ साथ ये हम लोगों ने जाना था बच्चों कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं। आज हम लोग एक नए रूपों में जाएंगे क्योंकि हम लोग एक्सपेंड करके बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जानना होगा। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं। उस गुण को जानने के बाद आपको एक्सपेंड करने में आसानी होगी। इसीलिए हम लोगों को कुछ मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जानना है। आज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग आज जाने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे आप इसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए आज जाने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ये जानिए कि आप लोगों ने कौन सा डिटर्मिनेंट को देखा। जी हाँ, दो टाइप का डिटर्मिनेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट आपने देखा। एक तो जिसमें 4 एलिमेंट मौजूद है और 4 एलिमेंट में आपने 2 रो और 2 कॉलम बनाया। ये देखिए आपके सामने ये मैंने बनाया। जी हाँ, A1 A2 एंड B1 B2। ये देखिए आपको हमने बताया था हॉरिजॉन्टल में जो रहता है उसको रो कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये देखिए सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, इसको सेकेंड रो कहेंगे। 8 जहाँ सिंबल हुआ रो को हम लोग सिंबॉलिक रूप में R डिनोट करते हैं बच्चों, R1 एंड R2। उसके बाद ये देखिए वर्टिकल, देखिए इसको कॉलम कहते हैं C1 और ये आपका सेकेंड है वर्टिकल, इसको C2 कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस ऑर्डर में हम लोग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं परंतु लगाते नहीं क्योंकि यह सिंपल एक्सपेंशन होता है और आराम से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लगा सकते हैं, सबके लिए है ये प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकेंड डिटर्मिनेंट आपने देखा होगा जिसमें 9 एलिमेंट होते हैं बच्चों। A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखिए इसमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ये हुआ जिसको आप क्या बोलोगे बच्चों, R1 फर्स्ट रो। ये आपका सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, ये क्या बोलोगे R2। ये आपका थर्ड हॉरिजॉन्टल है, ये क्या बोलोगे R3। जी हाँ, इसका मतलब है 3 हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब 3 रो। अब वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल देखिए फर्स्ट वर्टिकल देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। जी हाँ, फर्स्ट वर्टिकल है इसलिए फर्स्ट कॉलम कहेंगे, C1 कहेंगे। उसके बाद सेकेंड वर्टिकल है, इसको क्या कहेंगे C2 और ये आपका थर्ड वर्टिकल है, इसको क्या कहेंगे C3। इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये किस तरह का डिटर्मिनेंट है आप लोगों को बताया गया था, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ना। जी हाँ, इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इसमें हम लोगों को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि यह एक्सपेंशन करने में आपको याद होगा 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब भी एक्सपेंड करना होता है तो 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि बड़ा एक्सपेंशन होना और इसी के कारण हम लोगों को इसको थोड़ा छोटा करना होगा और छोटा करने का मतलब है प्रॉपर्टी जानना होगा, तभी आप छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज जाने बच्चों। सबसे पहले आपके पिटारा में फर्स्ट प्रॉपर्टी जा रहा है, प्रॉपर्टी। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों, है ना, इसके बारे में जाने। देखिए बहुत ज़्यादा इस नहीं हम लोगों को लैंग्वेज यूज करना है क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में रखने की जरूरत होती है, कई बार उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, आइए जान। कहता है कि रो चेंज इनटू कॉलम। जी हाँ, इफ रो चेंज इनटू
करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये भी बोलना चाहिए, जी हाँ, करस्पॉन्डिंग कॉलम, जी हाँ। ये देखिए मैंने क्या बोला, ये पहले समझ ले। रो चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, रो को चेंज करने के लिए सिखाएंगे इसमें कॉलम में। कॉलम चेंज होगा किसमें? रो में। तो जी हाँ, इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, अनचेंज हो जाता है। इसका मतलब है मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद। तो जी हाँ, ये बताना चाहते हैं मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहिए, आर आई को आप सी आई में बदलिए या सी आई को आर आई, दोनों तरफ रो हम दे रहे हैं। इससे क्या हुआ कि रो बदला है कॉलम में और कॉलम बदला है रो में। इस प्रॉपर्टीज को लगाने से आपका डिटरमिनेंट जो स्ट्रक्चर बदलेगा उसका वैल्यू, इसको डैश कहते हैं स्ट्रक्चर बदलने से, है ना। चेंज जो आपने रो को कॉलम, कॉलम को रो बदला, और जो पहले का डिटरमिनेंट था वो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है। इसका मतलब है कि आपको जब भी इच्छा होगी तो ये कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको हम लोग दिखाएं कि ये कैसे बदल सकते हैं हम लोग। ये देखिए थर्ड ऑर्डर में दिखा रहे हैं बच्चों, ये जो आपने देखा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, देख रहे हैं आप लोग। अब इसमें आप इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी देख लेंगे। जी हाँ, क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे तो आइए ये भी बताते हैं। ये आई को हमने दिया है, आई का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। जी हाँ, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग चेंज करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें। देखिए फर्स्ट रो देख रहे हैं A1 B1 C1, इसको कॉलम बना लेते हैं, A1 B1 C1 बन गया। उसके बाद सेकेंड रो को देखिए सेकेंड कॉलम में चेंज कीजिए, क्या होगा A2 B2 C2, देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम बना लीजिए, देखिए A3 B3 C3, देख रहे हैं ना। जरा गौर कीजिए, दोनों में स्ट्रक्चर में तो चेंजिंग है ना, लेकिन जान लीजिए स्ट्रक्चर में चेंज है, इसका मान वही होगा जो इसका मान होगा। इसीलिए मैंने डेल डैश, देखिए डैश दिया। डैश देने का मतलब है कि ये जो नया स्ट्रक्चर का डिटरमिनेंट बना है और ये जो पुराना आपका स्ट्रक्चर का डिटरमिनेंट है, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। जी हाँ, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आप ऐसा करते हो, रो को कॉलम में बदलते हो, तो कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है, कहीं की कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तात्पर्य ये हुआ कि आप जब भी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हो। ऐसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा ये बात, मैं साइड में बताना चाहता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो जी हाँ, ट्रांसपोज याद होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने वही बताया था कि रो को कॉलम बनाया जाए, कॉलम को रो बनाया जाए और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाए तो सेम होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 अब जानेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। इसमें क्या है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब हुआ आपको रो में चेंजिंग करना है या कॉलम में चेंजिंग करना, मतलब 2 रो या 2 कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब है यहाँ जो आप लोगों को चेंज करना है, R1 को R2 और R2 को R1 में चेंज करना है, या कॉलम को चेंज करेंगे तो C1 को C2 और C2 को C1 में चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसा चेंज करने से थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी। क्या चेंजिंग होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू अनचेंज्ड बट साइन इज अपोजिट। जी हाँ बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ बदल जाएगा क्या, साइन। इसका मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। पहला प्रॉपर्टी था कि तीनों रो तीनों कॉलम में चेंज हुआ था, यहाँ जो है क्या हो रहा है, सिर्फ 2 रो में चेंजिंग हो रही है आपस में, है ना। तो आइए हम लोग देखें इसका कहना क्या है। मैथमेटिकली अगर हम लोग जानेंगे तो ऐसा लिखेंगे, आर आई को किस में बदलेंगे, आर जे में। जी हाँ, या
सी आई को सी जे में, देखिए वहां क्या लिखा था, आर आई सी आई में बदला था, यहाँ आर आई आर जे या सी आई सी जे। इससे क्या होता है बच्चों, आपको डेल डैश नया स्ट्रक्चर वाला डिटरमिनेंट और जो पुराना वाला स्ट्रक्चर है वो डेल है, माइनस के साथ आप चेंज करिए अर्थात इक्वल रहेगा। तो ये दिखाना चाहते हैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है आपका पुराना वाला डिटरमिनेंट जिसको डेल से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। और जो आपका नया स्ट्रक्चर का बन रहा है, मान लीजिए ये आप मान लो R1 को R2 बनना चाहते हैं और R2 को R1 मतलब रो में चेंजिंग करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा, R2 को R1 बनाइए तो A2 B2 C2 बन गया, और R1 A1 B1 C1 और R3 देखिए A3 B3 एंड C3। तो जी हाँ, इसमें भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी सी परेशानी क्या होने वाली है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको वैल्यू ना चेंज करे इसके लिए माइनस लगाना होगा और तब आप इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लगा दिए, मान लीजिए इसका वैल्यू सपोज कीजिए 10 है, इसका क्या आएगा -10 सपोज कीजिए एग्जांपल में, तो ये माइनस अगर आगे में लगा रहेगा तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा +10। इसीलिए बच्चों आपको क्या करना होगा, तो जब भी ये काम करेंगे, इस काम को करने के लिए आपको माइनस के साथ करना चाहिए जिससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें क्या आपने प्रॉपर्टी लगाया, R1 को R2 में बदला और R2 को R1 में बदला, है ना, ठीक है। अब जो है हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। ये तो बिल्कुल ही इतना आसान है कि आपको कहीं एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहता है, पहले ये जान लेना है, इफ 2 रोज या 2 कॉलम्स, जी हाँ 2 रो या 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं आप लोग, बिल्कुल समझते होंगे, ऐसे समान होता है, बराबर होते हैं, है ना। अगर बराबर होंगे तो जानते हैं क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। जी हाँ, मान जो है डिटरमिनेंट का वह 0 हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम दिखाएं आपको, ये देखिए, ये आपके सामने डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, देख रहे हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसा करो ना कि थर्ड को बराबर कर दो। ये देखिए A1 A1, यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, B1 B1, यहाँ देखिए C1 C1। जरा गौर कीजिएगा, इसमें देखिए आपका फर्स्ट और इसका देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये दोनों बिल्कुल समान है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, 0। जी हाँ, अगर हम एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट रूल से इसका रिजल्ट 0 ही होगा। इसलिए इसको मैथमेटिकली आप ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थात RI = RJ या CI = CJ, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना, 0। जी हाँ, इसका मतलब है इस प्रॉपर्टीज में आपको आराम से देखकर सिर्फ जवाब दे देना है। और इसमें क्या हुआ है, आपका R1 आइडेंटिकल हुआ है किसके, R3 के, देख रहे हैं A1 A1 B1 B1 C1 C1 हो ना। इसको एक्सपेंड अगर करेंगे तो निश्चित इसका रिजल्ट 0 होगा। इसलिए आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, या प्रॉपर्टीज के आधार पर भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 जानेंगे, जिसमें कि कॉमन फैक्टर मतलब डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का तरीका सीखेंगे बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों कि आप कॉमन कैसे लो। कॉमन लेने के लिए इसमें कहता है कि एक रो के ईच एलिमेंट के पास सेम कॉमन फैक्टर हो, जैसे KA1 KB1 KC1। जी हाँ, A2 B2 C2, देख रहे हैं, A3 B3 C3, देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए एक K है इसके पास, B1 इसके पास भी K है, C1 इसके पास भी K है। इसका मतलब एक रो में 3 एलिमेंट है, तीनों के पास K है, तो आप इसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हो साइन ऑफ डिटरमिनेंट से। करते हैं
तो क्या होगा, तो A1 B1 C1, दूसरा में तो लेना ही नहीं है, इसमें है ही नहीं। चलिए तीसरा में भी नहीं लेना है, A3 B3 C3। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए फर्स्ट में भी है K, सेकेंड में भी K है और थर्ड में भी है K, तो क्या करेंगे, K कैसे लेंगे कॉमन। तो फर्स्ट में अगर K लेते हैं तो वो तो K बाहर आ गया, फिर सेकेंड से भी आपको K लेना होगा, K स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड से भी K लेना होगा, K क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाता है। जबकि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा कि उसमें कॉमन पूरे एलिमेंट में जब कोई चीज रहता है तभी आप कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो डिटरमिनेंट में रूल बदल जाता है, एक रो या एक कॉलम, एक रो के ईच एलिमेंट में हो या एक कॉलम के ईच एलिमेंट में हो, तब उसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, है ना। और मैं इसी में नोट बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कभी जरूरत पड़े ऐसा, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बार बार बड़ा ही डिटरमिनेंट लिया जाता है, थर्ड ऑर्डर का ही। अब देखिए इसमें मान लीजिए आपको जरूरत है R2, सेकेंड रो देख रहे हैं ना, सेकेंड रो को जरूरत है M से मल्टीप्लाई करने की, M से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, खुशी से करें, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आपको R2 के सब एलिमेंट में करना होगा। करें, ये देखिए फर्स्ट रो तो लिखेंगे A1 B1 C1, मल्टीप्लाई करें M A2 M B2 M C2 कर दिया, थर्ड भी उसी तरह A3 B3 एंड C3, ये डिटरमिनेंट हुआ। लेकिन इसी के इक्विवेलेंट हो, इसके लिए आपको बाहर में डिवाइड करना होगा, तब इसके इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई किया अंदर में, तो बाहर में क्या किया, डिवाइड। और अगर मान लीजिए आपको ये मैं करना चाहता हूं कि अगर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करने की जरूरत हो, वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट रो लिखें A1 B1 C1, डिवाइड करें A2 डिवाइड बाय M, B2 डिवाइड बाय M, C2 डिवाइड बाय M, उसके बाद A3 B3 C3 किया। तो बाहर में बैलेंस करने के लिए इसी के इक्विवेलेंट वैल्यू हो, इसके लिए आपको बाहर में मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो बाहर डिवाइड करेंगे, और अगर अंदर में डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर अंदर में प्लस करेंगे तो बाहर माइनस नहीं करना है, ये रूल नहीं होता है। या अंदर में माइनस करेंगे तो बाहर प्लस करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ यह रूल मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए है, तो यह कॉमन फैक्टर आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज 5 देखेंगे। ये बच्चों, ये आपको एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब ये नहीं कि विस्तार करने के लिए सिखाता है, ये बड़ी डिटरमिनेंट को छोटे छोटे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिखाता है। जैसे आपके पास कोई बड़ा डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को सोचते हैं कि छोटे छोटे रूप में हो जाए, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटरमिनेंट 1 प्लस डिटरमिनेंट 2 प्लस, और आगे हो सकता है बच्चों, है ना। जितना मेंबर होगा उसके हिसाब से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। जी हाँ बच्चों, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, यूरेनियम पर अगर न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया जाता है तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्रिप्टन, बेरियम, साथ साथ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उसी तरह यहाँ भी है कि डिटरमिनेंट को हम लोग छोटे छोटे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस डिटरमिनेंट के पास क्या रहना चाहिए जिससे कि आप इसको छोटे डिटरमिनेंट में बदल सकते हैं। आइए, A1 प्लस अल्फा, फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, B1 B2 B3, देख रहे हैं, C1 C2 C3। देखिए आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम के पास कितना मेंबर है, 2 मेंबर है। इसको 2 डिटरमिनेंट में आप बना सकते हैं, क्योंकि यह जो 2 मेंबर है 2 कॉलम बना लेगा, है ना। और ये तो आपका रहेगा ही दोनों में। और अगर यहाँ 3 मेंबर रहता, इसको 3 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते थे।
इसका मतलब है जितना मेंबर रहेगा उतना हमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ब्रेक करें। ये देखिए पहला कॉलम A1 A2 A3 का बनेगा, दूसरा कॉलम तो वही है B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। प्लस फिर देखिए फिर आपका अल्फा बीटा और गामा से आपका पहला कॉलम होगा B1 B2 B3 वही रहेगा, C1 C2 C3। देखिए मैंने क्या कहा, और अर्थात ये भी कह सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट के साथ जोड़ने का भी ये सिस्टम है। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपके पास दो मेंबर हो तो दो डिटरमिनेंट बनेगा, तीन मेंबर रहता प्लस में तो इससे तीन डिटरमिनेंट बन सकता था, है ना। इसलिए आप लोगों को इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। हाँ, तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जी हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 6, यह क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज्ड, मतलब अपरिवर्तन, अर्थात आप डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे यदि आप ये सब ऑपरेशन अप्लाई करें। तो मैं बताने जा रहा हूं क्यों, कौन सब ऑपरेशन, मेन यही है बच्चों, इसको हमेशा लगाना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हो, रो को किसी दूसरे रो के साथ प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। यानी कि प्लस और माइनस दोनों साइन मैंने इसलिए दिया कि एक बार दोनों यूज नहीं होगा, एक ही बार एक टाइम में एक ही साइन इस्तेमाल करना, या तो प्लस करें या माइनस करें। यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हो, CI को CI प्लस या माइनस, है ना। मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल से, आप लोगों को देखें, और इससे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3, देख रहे हैं, C1 C2 C3, ये लिया आपने। अब देखिए मैं क्या लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, जान रहे हैं, इसमें आपको मैं समझाना चाहता हूं कि R1 को अगर आप R2 के साथ प्लस करते हैं तो सेम वैल्यू आता है। देखिए मैंने इक्वल दिया साइन, ये देखिए A1 प्लस A2, फिर आप ऐड कीजिए B1 प्लस B2, उसके बाद देखिए C1 प्लस C2, देख रहे हैं, और सेकेंड रो तो जो है वही रहेगा, सिर्फ आपने ऑपरेशन किसमें किया है, फर्स्ट रो में। जी हाँ, A3 B3 C3 बगल में लिख सकते हैं ऑपरेशन का नाम, क्या आपने लगाया, R1 को R1 प्लस R2, या मान लीजिए इच्छा की R1 को R2 में माइनस करने की, तो यहाँ क्या होता है A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2, और सेम R2 और R3। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन होता, क्या, बिल्कुल नहीं, यह ऑपरेशन लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जब भी इच्छा हो, जब भी आपका डिजिट मान लीजिए कुछ भारी भरकम R1 में लग रहा है तो इसको प्लस या माइनस करके हल्का कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इसी में है कि ये फिर देखिए अगर मान लीजिए इससे प्लस और माइनस से नहीं हो रहा है तो आप दूसरे रो में कुछ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फर्स्ट रो में प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं, या कॉलम में भी कर सकते हैं। ये देखिए CI प्लस माइनस MCJ, है ना। जी हाँ, क्यों ऐसा हुआ, m से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि बच्चों हो सकता है में भी बहुत भारी हो, तो इसको भी भारी बनाइएगा तब ना उसके साथ प्लस या माइनस करने से इजी बन सकता है। आइए मैं दिखाऊं इसको, इसके लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3, देख रहे हैं, C1 C2 C3, है ना। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, तो आप जो प्रॉपर्टीज लगाए हैं उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए m से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस कीजिए, तो क्या होगा A1 प्लस M A2, जी हाँ। उसके बाद फिर देखिए, ये देखिए B1 है और इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे, B1 प्लस M B2, देख रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने C1 प्लस MC2 कर दिया, अर्थात ऑपरेशन आपने क्या लगाया, R1 को R1 प्लस MR2, देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और सेकेंड रो आप लिख लो A2 B2 C2, थर्ड रो भी लिख लो A3 B3 C3, देख रहे हैं। तो इसमें आपका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इक्वल। जी हाँ, अर्थात इसी जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू ये देगा। इसका तात्पर्य है इस प्रॉपर्टीज को आप आराम से लगा सकते हैं। हाँ, तो C नंबर फिर इसी में देखिए, ये भी आप कर सकते हो, क्या भाई,
आप मान लीजिए कि आपका इतना भारी भरकम एलिमेंट है आरआई में, ये एक रो से नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो भाई दो रो को प्लस कर दीजिए और उसके बाद जैसे आरजे और आरके प्लस किया और उसके बाद इस आरआई में या तो आप प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको जरूरत क्या है। वही कॉलम में भी कर सकते हैं, सी आई को सी आई प्लस माइनस सी जे प्लस सी के। ध्यान रखना है ये प्लस और माइनस जो मैं दे रहा हूं एक ही बार दोनों यूज नहीं होगा, सिर्फ एक ही साइन इस्तेमाल होगा। तो आइए मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे दूं। ये देखिए आपके सामने A1 A2 A3 B1 B2 B3 देख रहे हैं, C1 C2 C3, ये तो आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। अब इसमें हमको R1 को हल्का करना है, तो R1 सिर्फ R2 के प्लस और माइनस करने से हल्का नहीं हो रहा है, मान लीजिए सपोज कि जैसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, R2 और R3 को प्लस करके R1 में प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो बताइए ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों प्लस हो जाएगा। उसके बाद B में क्या हो जाएगा, देखिए तो B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। उसके बाद C में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होगा। अर्थात आपका सेकेंड रो तो ऐसा जैसा था वैसा ही रहेगा, थर्ड रो भी जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जानते हैं इस प्रॉपर्टीज को लगाया आपने, तो इसको आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। जी हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये करने से आपके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसीलिए हमने क्या लिखा है, इक्वल साइन, है ना। चलिए इस डी भी इसी में है बच्चों। ये क्या है, यह क्या कहता है कि अगर R2 और R3 को प्लस R1 में कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो उससे हल्का नहीं होगा। तो कैसे करोगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि R2 में m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा भारी भरकम हो जाएगा। R3 में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और उसके बाद ये दोनों को प्लस करके R1 में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये देखिए RI है ना, प्लस या माइनस MRJ प्लस NRK। देखिए ऑपरेशन यही है, लेकिन इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी m से और n से। यह काम कॉलम में भी कर सकते हैं, CI को CI प्लस माइनस MCJ प्लस NCK, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आपका क्या कहता है प्रॉपर्टीज। A1 A2 A3 है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं दिखाना चाहता हूं इस प्रॉपर्टीज को, देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूं, ये देखिए। चलिए R2 में n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 में n से। चलिए n से मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करेंगे। क्या लिखना चाहिए हमें, A1 प्लस M A2 प्लस N A3 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए, फिर आप ये देखिए सेकंड में देखिए B1 प्लस M B2 प्लस N C2, देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद C1 प्लस MC2 प्लस NC3, है ना, और क्लोज कर दीजिए डिटरमिनेंट को। और सेकेंड रो जैसा था A2 B2 C2, थर्ड रो A3 B3 C3, और ये आपका तैयार हुआ। तो इसमें लिख सकते हैं आप R1 उधर जगह नहीं है बच्चों, तो यहाँ बता दे रहे हैं R1 प्लस MR2 प्लस NR3, ऐसा किया। एक बात याद रखिएगा, जिस रो में आप प्लस या माइनस कर रहे हैं उसमें नहीं मल्टीप्लाई करना, मतलब RI में नहीं करना है या CI में नहीं करना है। जिसको आप प्लस या माइनस कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल साइन, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह चारों ऑपरेशन आपको बार बार, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 में 4 पार्ट मैंने बताया, A B C एंड D, देख रहे हैं। इस चारों को आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा, बड़े बड़े सवाल में इस्तेमाल होगा। और एक चीज इसमें और ध्यान देना है जो कि मैं बताना चाहूंगा,
ये मैं नोट के रूप में बताना चाहूंगा। देखिए नोट के रूप में इसमें क्या बताना है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है कि आप एक बार में 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें एक नियम है, कंडीशन है, वो मैं नोट के रूप में लिख रहा हूं। आइए, नंबर ऑफ ऑपरेशन at a time of n order of determinant equal to n minus 1। जी हाँ बच्चों, अगर कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसमें आप एक समय में, देखिए एट ए टाइम माने स्टेप अगर बदल जाता है तो ऑपरेशन आप फिर लगा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में ये जितना ऑर्डर का रहेगा उससे एक कम। तो हम लोग किस ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं, थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर में एक कम कर देंगे तो कितना होगा, 2 ऑपरेशन। जी हाँ, तो यही मैंने बोला था कि 2 ऑपरेशन एक बार में लगा सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा नहीं। हाँ, एक भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते, है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखेंगे, जो बिल्कुल ही सिंपल है, और यह हम लोगों को ये बताता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम्स आर जीरो, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो में 0 रहे तीनों एलिमेंट, और दूसरा रो रहे, तीसरा भी रो रहे, तो इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 0। अरे देखिए, आप भी समझ सकते हैं, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, 0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 0 समथिंग 0, फिर -0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 0 होगा, 0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब है आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 0, है ना। ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 था बच्चों। हाँ, तो अब प्रॉपर्टीज नंबर 8, यह डायरेक्ट रिजल्ट के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख रहे हैं, n बाय n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, और साथ साथ यह स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जान रहे हैं आप लोग, जी हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या कहते हैं मैट्रिक्स में, ये देखिए A1 0 0 डॉट डॉट डॉट, है ना, 0 A2 0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते रहिए और लास्ट रो जब आइएगा तो 0 0 डॉट 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 और लास्ट एलिमेंट AN। यही है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट दिखना चाहिए और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट क्या कहेंगे, मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। देखिए एक बार यूपीएससी में, जी हाँ बच्चों, यूपीएससी में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिटर्मिनेंट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स और इसका वैल्यू चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे उलझ गए थे, कहीं हम तो थर्ड ऑर्डर तोड़ते थे, एक्सपेंड करते थे, ये nth ऑर्डर कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। अब देखिए प्रॉपर्टीज 9, फिर एकदम शॉर्ट ये प्रॉपर्टी है, क्या है, कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर जो देख रहे हो n होना चाहिए ऑड इंटीजर, मतलब 1/1 3/3 5/5 7/7, है ना। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जान रहे हो, मैं एक दिखा देता हूं थर्ड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखिए, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, देख रहे हैं ना, और अगल बगल जो है वह इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यहाँ H लिखा तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, -H, यहाँ G लिखा तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, -G, F लिखा तो -F, है ना। जी हाँ, यही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल में 0 0 और अगल बगल जो है इक्वल एंड अपोजिट। ये देखिए किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑड नंबर है ना,
अगर ऑड नंबर रहेगा तभी ऐसा होगा। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तोड़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। हाँ, तो हम लोग अब प्रॉपर्टीज नंबर 10 देखेंगे। ऐसे ये प्रॉपर्टीज आप किसी बड़े बड़े सवाल में इस्तेमाल करोगे। इसमें क्या कहता है कि यदि पुट करें x बराबर अल्फा इस डिटरमिनेंट में, देख रहे हैं fx, 3x, hx, और ये तो कांस्टेंट वाला टर्म है। इसमें x की जगह पे अगर अल्फा रखें और ये रिजल्ट 0 दे दें, देख रहे हैं, विल बी 0, तो जानते हैं क्या होगा, x माइनस अल्फा, ये अल्फा इधर ले गए तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब x माइनस अल्फा इस डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और इसी को हम दर्शा रहे हैं, यहाँ देखिए f अल्फा, g अल्फा, h अल्फा, और ये r2 और r3 लिखा है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो जानते हैं x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो यह 10 प्रॉपर्टीज आप पढ़ें, मन से पढ़ें और ध्यान से देखें, क्योंकि इसको बार बार इस्तेमाल करना है। मेरा यही कहना है बच्चों, इस 10 प्रॉपर्टीज को बढ़िया ढंग से देखें और तब हम लोग इसका इस्तेमाल नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, है ना। थैंक यू बच्चों, और सबको सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, है ना, और लाइक करें बच्चों, तभी यह आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा। धन्यवाद।